गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पार्ट नंबर 11 का अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा। कल हमने कार्य के बारे में पढ़ा, कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, कार्य की जो अलग अलग स्थितियां थी। और आज अगला अपना जो टॉपिक है वो है ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसकी सामान्य परिभाषा है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यानी अपन जो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने की जो हमारे अंदर क्षमता, इस क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है कार्य की बात। कार्य भी अदिश राशि होती है और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और कोई दो भौतिक सदिश भौतिक राशियों का जो गुणनफल होता है वो एक अदिश राशि होती है। तो कार्य के लिए बल और विस्थापन है, बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन उनका गुणनफल कार्य के बराबर है, इसलिए यह है अदिश राशि है। तो ऊर्जा भी एक प्रकार की अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा जो कार्य का मात्रक होता है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक जो है वो होगा जूल। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है, जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे कमी हो जाती है, और जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए अपन कुल्हाड़ी को, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी को अपन ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हमारे द्वारा उस कुल्हाड़ी के ऊपर कार्य किया जाता है, तो हमारी ऊर्जा में तो धीरे धीरे कमी हो जाएगी, अपन थक जाते हैं। और कुल्हाड़ी को जब आप ऊपर से उठाकर नीचे की ओर वापस छोड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो लकड़ी को काट देती है। तो जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, और जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब ऊर्जा के अलग अलग प्रकार, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ये ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अब इसमें इनमें से अपन दो चार के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अपने पास ऊर्जा का एक रूप है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, या दूसरी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब आप जानते हैं नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 1H2 + 1H2, ये दोनों परस्पर अगर जुड़ जाएं तो यहां पर बन जाता है 2He4। ये दो हल्के नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या 1-1 है, आपस में जुड़े तो एक भारी नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2 है, यानी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब दो परमाणु परस्पर आपस में संयोजित होते हैं, समय थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, इस ऊर्जा को अपन नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य और तारे अपने प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, इसमें अपना जो प्रकाश है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य का जो प्रकाश है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है।
वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक बड़ा नाभिक टूटेगा और 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण होता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 के ऊपर अगर आप न्यूट्रॉनों की बौछार करें, 92 यूरेनियम 235 नाम का जो यूरेनियम का समस्थानिक है, इसके ऊपर अगर आप न्यूट्रॉनों की बौछार करें तो यहाँ पर 90 थोरियम 231 और 2He4 जिनके परमाणु क्रमांक 92 हो गए दोनों के, और ये द्रव्यमान संख्या जो इनकी है वो 235 तो 235। इस समय में थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है जिसको नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का निर्माण करता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में बहुत अधिक मान की ऊर्जा बाहर निकलती है जिसको नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय परमाणु भट्ठी कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने एवं परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो एक हो गई ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा, यानी नाभिकीय संघनन एवं विखंडन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरी है ऊष्मा ऊर्जा। ऊर्जा का जो दूसरा रूप है वह है ऊष्मा ऊर्जा। ताप के कारण कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि ताप दिया जाए तो पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं वो गतिमान हो जाते हैं। तो ताप के कारण या ऊष्मा के कारण पदार्थ के सूक्ष्म कणों के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा सदैव अधिक ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था ऊष्मा या ऊर्जा का जो संचरण है वो 3 विधियों द्वारा होता है, या तो चालन विधि द्वारा जो कि ज्यादातर ठोस पदार्थों में होता है, दूसरा है स्वहन विधि इसके द्वारा द्रव पदार्थों के अंदर संचरण होता है, तीसरी का नाम है विकिरण विधि। गैस के अंदर ऊष्मा या ऊर्जा का संचरण विकिरण विधि द्वारा। तो जब ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होती है तो वह अधिक ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर होती है। जिस पदार्थ में से, जिस द्रव्य में से ऊष्मा बाहर निकलती है उसका ताप कम हो जाता है, और जिसके द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। तो ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की ओर गमन होती है, और पदार्थ के कणों में सूक्ष्म कणों के गतिमान होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। अगली अपने पास जो ऊर्जा है वह है रासायनिक ऊर्जा। किसी पदार्थ में होने वाली रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो परस्पर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर उनमें ऊर्जा बाहर निकले तो वह रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन ईंधनों को अगर अपन जलाएं तो इनको जलाने के बाद इनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कोयले, पेट्रोलियम को जलाने पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों में परस्पर अभिक्रिया होने से ये ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसलिए इसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और जब आप इन कोयले और उस पेट्रोलियम को जलाते हैं तो यही रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अगली जो ऊर्जा है उसका नाम है गुरुत्वीय ऊर्जा। अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे अपने पास एक गेंद है, इस गेंद को मान लीजिए आप 5 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो जमीन के अंदर एक छोटा सा खड्डा सा बनता है। अगर आप इसको 15 मीटर ऊंचाई से गिराएंगे तो खड्डे की जो गहराई है वो पहले वाले की बजाय ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से आप इसको गिराएंगे उसमें कार्य करने की क्षमता यानी जो गुरुत्वीय ऊर्जा उसका मान बढ़ जाता है। क्योंकि किसी वस्तु के ऊपर किया गया कार्य जो है वो W = mgs के गुणनफल के बराबर होता है। तो
H जहां जितना ज्यादा होगा किए गए कार्य का मान भी उतना होगा, कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कुएं के अंदर किसी वस्तु को आप अगर ऊपर से डालें, पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा भी डालें, अंदर बैठे हुए व्यक्ति के सिर पर अगर गिरे तो उसको बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरने वाली वस्तुओं के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनमें जो कार्य करने की क्षमता हुई उसको अपन गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। झरनों का या जो नदियों का पानी ऊपर ऊंचाई से नीचे की ओर बहता रहता है वह गुरुत्वीय ऊर्जा के कारण ही प्रभावित होता है। इसके बाद अगली जो ऊर्जा का रूप है वो अपने सिलेबस में जो देगा वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति, स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की गति, स्थिति एवं अवस्था में परिवर्तन के कारण वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता जो अर्जित होती है या ग्रहण की जाती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो मतलब कुल मान है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है और इसके द्वारा कार्य करने की क्षमता उसके अंदर संचित हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपन किसी कील को लकड़ी के अंदर ठोकना चाहते हैं तो पहले अपन हथौड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उठाएंगे और पृथ्वी तल से आप उसको h ऊंचाई तक उठाएंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो है उसकी स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, उसमें यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और जब आप उस हथौड़ी को ऊपर से वापस नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वह गति करके नीचे की ओर आएगी, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और जब कील के ऊपर वह कार्य करती है तो कील लकड़ी के अंदर चली जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पहले आपने ऊपर उठाया और फिर जब उसको छोड़ा तो वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हुई और इसके द्वारा इस कील का लकड़ी के अंदर जाना यानी यांत्रिक कार्य हो जाता है। तो यह इन दोनों के योग के बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है और ये किसी वस्तु में गति के कारण या उसकी स्थिति या उसकी अवस्था में परिवर्तन के कारण संचित होती है। जैसे कल पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी जनरेटर को गति करवाने के लिए आप उसके हैंडल को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी आपके द्वारा जो यांत्रिक कार्य किया जा रहा है उसके कारण वहां पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा का योग के बराबर है तो पहली अपने पास है गतिज ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या है? गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है या गति करती हुई वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, बांध से गिरता हुआ पानी, उड़ता हुआ पक्षी या गति करती हुई कोई वस्तु, इन सब के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बहता हुआ पानी अपने साथ मिट्टी के कणों को, पत्थर के छोटे टुकड़ों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है क्योंकि उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्य किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है या संचित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा अपने साथ मिट्टी के कणों को, धूल के कणों को, ये बड़ी बड़ी चीजों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। मान लीजिए अपने पास कोई अहम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर अपन बल लगाए तो वस्तु v वेग से अगर गतिशील हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है E के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 गुणा mv स्क्वायर। किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उस ऊर्जा का गणितीय स्वरूप है, उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है E के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 गुणा mv स्क्वायर, यानी उसके द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान और वो कितने वेग से गतिशील है उसके गुणनफल के बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सामान्य जो सूत्र है वो होता है 1/2
अब मान लीजिए कोई वस्तु v वेग से m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से अपनी ओर गतिशील है और उस वस्तु को आप विराम अवस्था में करना चाहते हैं, तो आपको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और किया गया कार्य भी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन ऋणात्मक होगा क्योंकि गति की दिशा के विपरीत हमने बल लगाया। तो ये किया गया कार्य वो भी 1/2 mv² के बराबर ही होता है। अब इसका गणितीय विश्लेषण करना है, गणितीय व्याख्या करनी है। तो मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। यदि इस वस्तु के ऊपर आप बल लगाएंगे तो वस्तु इस दिशा में विस्थापित होगी, गतिशील होगी, और यदि t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए, अगर अंतिम वेग v हो जाए तो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से हम जानते हैं न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर होता है u² प्लस 2g's या 2as। न्यूटन की गति का तीसरा जो समीकरण है वो होता है v² बराबर u² प्लस 2as, और a बराबर हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2s। त्वरण a ज्ञात करने के लिए v² माइनस u² अपॉन 2s। अब अपन जानते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, ये समीकरण है, ये नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। नियम से बल F बराबर होता है m गुना a। यदि इस a का मान समीकरण 2 में रखें, ये समीकरण 2 में रखें तो बल F बराबर हो जाएगा m v² माइनस u² बटे 2s। अगर इस s को अपन इस तरफ लाते हैं तो f गुणा s बराबर हो जाएगा m v² माइनस u² बटे 2, या इसको अपन लिख सकते हैं f गुणा s बराबर हो जाएगा 1/2 m v² माइनस u²। अगर m को इन दोनों से गुणा करें तो 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। और हम कार्य की परिभाषा से जानते हैं कार्य W बराबर होता है F गुणा S, तो यहाँ इस F गुणा S की जगह पर लिख दें W बराबर हो जाएगा 1/2 m v² माइनस 1/2 u²। और हमने पढ़ा कि किसी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन हो या गति में परिवर्तन हो तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है, इसलिए E के बराबर भी हो जाएगा कि 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। अब हमने प्रारंभिक अवस्था में ये बात पढ़ी, जब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था, यदि u बराबर 0 है तो E के बराबर हो जाएगा 1/2 m v², क्योंकि u का मान 0 होने पर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है, इसका मान 0 होगा, इसलिए E के बराबर 1/2 m v²। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सामान्य सूत्र है 1/2 m v²। और इस वस्तु के वेग में हमने परिवर्तन किया, u से v किया, तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। कार्य करने पर अगर वस्तु में गति उत्पन्न हो जाए तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का ये सामान्य सूत्र है। और अगर हमें प्रश्न के अंदर 2 वेग दे रखे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो अपन इस सूत्र को काम में भी ले सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई प्रश्न दिया जाए कि अपने पास गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का ये जो सामान्य सूत्र है, अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसकी ऊर्जा कितनी होगी। अगर m द्रव्यमान यानी 50 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर वेग 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है
तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m का मान लिख देंगे 50 और v का मान लिख देंगे 4/4। इसको काटते हैं तो 25 और 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 400 और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का, इस प्रकार इसका मान आ जाएगा। अब इसके लिए मैं आप इस सूत्र के आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो, यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो वस्तु किस वेग से गतिशील है ज्ञात कीजिए। आपको यही सूत्र काम में लेना है 1/2 mv स्क्वायर और आप यहां पर वस्तु का वेग ज्ञात करेंगे और या वेग ज्ञात करने के पश्चात रखो भी मैं आप लोग इसको कर ले तो इसकी फोटो लेकर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो मेरे हैं इन पर आप इनके आंसर सेंड करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। थैंक्स।